Okay, so let's start with our next video on organizing. In this, you will learn formal organization, informal, delegation, decentralization. We have already studied about formal and informal organization. Let's see what's this. First, let us know what is an organization. Organization का क्या होता है जहाँ पे lots of people are working together to attain the goals of the organization, the goal of the company, the enterprise. So, a collection of people who work together to attain specified objectives. Okay? So, there are two types of organization structure, formal and informal. फॉर्मल स्ट्रक्चर कौन सा होता है जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग come together to accomplish a common objective and they follow a very formal relationship. I have already given you an example of फॉर्मल रिलेशनशिप. जैसे हमारे फॉर्मल क्लोथ्स होते हैं, जैसे हमारी यूनिफॉर्म है स्कूल की, तो उसमें क्या होता है कि बड़ी स्ट्रिक्ट यूनिफॉर्म होती है कि हमारे टाई होनी चाहिए, हमारी बेल्ट होनी चाहिए. तो एक बड़ा फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है. और इनफॉर्मल क्या होता है, हमारी कैसी मर्जी क्लोथिंग हो सकती है. हम चाहें तो अगर हम गर्ल्स के में आए तो हम चाहे तो स्कर्ट टॉप डाल सकते हैं, हम वन पीस डाल सकते हैं, एनीथिंग. ठीक है. तो फॉर्मल बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, रूल्स एंड पॉलिसीज इसमें लागू होती हैं. वेयर एज इनफॉर्मल में इट इज फॉर्म्ड अंडर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एज अ सिस्टम ऑफ सोशल रिलेशनशिप. अब मैं अगर बात करूं कि आपके स्कूल में आप एक क्लास में हो, जब आप टीचर के सामने हो तो एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है. ठीक है. आप बैठे हो, स्ट्रिक्ट रूल्स में बैठे हो, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, जैसे जैसे क्लास में बैठते हैं वैसे बैठना है. बट एज सून एज द टीचर गोज आउट ऑफ द क्लास, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है हमारी. वी स्टार्ट टॉकिंग टू चैट विद आवर फ्रेंड्स एंड इंटरैक्ट विद देम. ठीक है. तो तब हम क्या होता है, एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही हम एक सोशल रिलेशनशिप भी बना लेते हैं, फ्रेंडशिप का. ठीक है. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? We mean a structure that comes into existence when two or more people come together for a common purpose and there is legal and a formal relationship between them. So the formation of such an organization is by the top level मैनेजमेंट. यहाँ पे जो फॉर्मेशन होती है ना, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो हमारी प्रिंसिपल है. अगर हम एक स्कूल का एग्जांपल लें तो जो हमारी क्लास लगी है, जो हमारी क्लास बनती है, तो उसमें जो ये ऑर्गेनाइजेशन बिठाई गई कि टीचर यहाँ रहेगा, स्टूडेंट्स ऐसे बेंचेस पे बैठेंगे, तो वो किसने डिसाइड करी? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड करी है. ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको कैसा डिसिप्लिन चाहिए. ठीक है. स्टूडेंट्स कैसा बिहेव करेंगे, टीचर के साथ कैसा रिलेशन होना चाहिए. बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लेकिन बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है दोनों में, फॉर्मल में भी इनफॉर्मल में भी, कि हमें क्या चाहिए, हमें ऑर्गेनाइजेशन को के गोल्स को अचीव करना है. फॉर दिस पर्पस वर्क इज असाइंड. पहले तो मैं काम असाइन करूंगी लोगों को. अगर मैं बॉस हूँ एक कंपनी की तो मैं काम असाइन करूंगी, अथॉरिटी को डेलीगेट करूंगी. इस पे हम दोबारा आएंगे कि अथॉरिटी को डेलीगेट करने का क्या मतलब होता है. ठीक है. डिविजन ऑफ लेबर कर सकती हूँ कि सिमिलर काम दूंगी हर अपने एम्प्लॉयज को, अपने लेबर को. स्पेशलाइजेशन क्रिएट करना चाहूंगी. वी हैव ऑलरेडी डन व्हाट इज स्पेशलाइजेशन. एंड सो द वर्क इज असाइंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटीज. इसमें है ना, हम काम उस अनुसार देते हैं कि मुझे पता है ये काम वो कर सकती है या कर सकता है. हम ऐसे नहीं देते कि चल ये मेरा यार है तो तू कर लियो ये काम. ऐसा नहीं होता. हम उसकी कैपेबिलिटीज के हिसाब से काम देते हैं. जो भी जॉब होती है वो फिक्स्ड होती है एंड रोल भी फिक्स्ड होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अथॉरिटी, सब कुछ फिक्स्ड होती है. we'll come to these points again. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी, सब कुछ क्या होता है. नेक्स्ट इज आर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. इनफॉर्मल में क्या होता है, हमने जैसे पढ़ा कि ये फॉर्मल से ही निकलती है, लेकिन हमारे सोशल रिलेशनशिप बन जाते हैं बिकॉज हम इंटरैक्ट करते हैं. एक कंपनी सोचो, जब बंदा काम कर रहा है तो वो 9 o'clock से लगा हुआ है, काम कर रहा है. जब उसको 2 o'clock उसको ब्रेक मिली
और उसको लंच ब्रेक मिली, तो तब भी वो अकेला बैठा खा रहा है, तो उसको कितना बुरा लगेगा। एंड उसको लगेगा कि कोई है ही नहीं मेरे आसपास जिसके साथ मैं ये डिस्कस कर सकूं कि 9 से 2 भाई मेरे साथ क्या क्या हुआ, कितनी टेंशन थी मेरे सर पे। तो जब वो 2 बजे ब्रेक में जाएगा तो उसको इंटरैक्ट करने का मौका मिलेगा, तो तब एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जाती है। सो द ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड बाय द मेंबर्स स्पॉन्टेनियसली। हम ऐसा नहीं होता कि इसी से बात करनी है, नो, हम किसी किसी से भी जाके बात कर लेते हैं, और अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है, देन वी टॉक टू दैट पर्सन डेली। ठीक है, इट इज आउट ऑफ सोशो साइकोलॉजिकल नीड्स एंड अर्ज ऑफ पीपल टू टॉक। दिस ऑर्गेनाइजेशन, okay, in an informal organization there are no defined channels of communication, and so members can interact freely. इससे भी बात करना चाहो आप कर सकते हो, and there is no defined set of rules and regulations. कोई rules and regulation नहीं होता, जैसे कि formal में होता है, इसमें कोई rule and regulation नहीं होता। okay? by definition formal और informal में हमने डिफरेंस बताया है। फॉर्मल में रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यहाँ पे does not have its own rules and regulation. इसमें सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड अथॉरिटी रहता है। ठीक है, कि पता है कि हमने किसको काम देना है, बड़ा कोऑर्डिनेटर सिस्टम रहता है कि पता है किसको जाके मुझे बताना है, किससे मुझे काम लेना है, और किसके साथ मैंने बैठ के काम करना है। यहाँ पे क्लियर सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, हम किसी से भी जैसे मर्जी करके बात नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव्स बड़े स्पेसिफिक होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं। all the members are given specific duties and responsibility, whereas अगर हम इस पॉइंट को देखें तो कोऑर्डिनेशन होती है, यहाँ पे देयर इज नो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं होता सुपीरियर सबऑर्डिनेट में। और कम्युनिकेशन इज डन थ्रू ग्रेप वाइन, वी विल नो अबाउट ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन को इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंडर आता है, मीन्स हम किसी से भी कैसे मर्जी बात कर सकते हैं। ग्रेप वाइन अगर आपको पता हो तो क्या होती है, जहाँ पे अंगूर लटकते हैं, तो वो जैसे मर्जी करके फटाफट कहीं पे भी लटक जाते हैं ना, ऐसे कोई उनका कोई फॉर्मल सा स्ट्रक्चर नहीं होता कि भाई यही लटकना है। तो grapevine means informal communication. This word we will get back when we'll do the chapter communication. Next. Okay, so this is the different topic. Delegation. Delegation का मतलब क्या होता है? Delegation. Delegation is an administrative process of getting things done by others by giving them responsibility. Delegation के अंदर ना, पहले आपको ये बता दूं कि 3 तरह के elements होते हैं। I won't write it right now. It is responsibility, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है ना डेलीगेशन में, कि हम थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और थोड़ी सी अथॉरिटी अपने सबॉर्डिनेट्स, जो भी हमारे से नीचे काम कर रहे हैं, उनको देते हैं ताकि हम उनसे काम करवा सकें। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो टॉप लेवल के हाथ में ही रहते हैं। ठीक है, all important decisions are taken at the top level by board of directors. The execution is entrusted to the chief executive, the CEO. ठीक है, the CEO assigns the work to the departmental managers. हमने किया था कि एक CEO होता है, उसके अंडर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, और R&D हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अब इन सबके ना अपने अपने मैनेजर्स होते हैं। तो ये जो CEO है, ठीक है, ये जो है वो अब काम देगा इन सबको, मैनेजर्स को असाइन कर देगा। तो इसने क्या किया, अपना काम इनको डेलीगेट कर दिया। ठीक है, now every superior delegates the authority to subordinates for getting a particular work done. इसमें क्या होता है, the process goes to the level where actual work is executed. The person who is made responsible for a particular work is given the requisite authority for getting it done. इसका मतलब क्या होता है, इसमें जिस काम को, जिस बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसको अथॉरिटी भी दी जाती है। कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी को काम दे रही हूँ कि सो एंड सो ये काम तेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग दैट वर्क। कि कल को काम नहीं होता तो उसी को बोलूंगी। नेक्स्ट,
डेफिनेशन क्या है डेलीगेशन की? डेलीगेशन टेक्स प्लेस व्हेन वन पर्सन गिव्स अनदर the right to perform work on his behalf and in his name, and the second person accepts a corresponding duty or obligation to do what is required of him. कि एक बंदा दूसरे बंदे को काम देगा और कहेगा कि उसके बिहाफ पे कर दो और उसके नेम से करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं काम दे रही हूँ आपको तो मेरे काम से मेरे नाम से वो काम होगा एंड द सेकेंड पर्सन वो जो काम कर रहा है वो एक्सेप्ट भी करता है कि येस आई विल डू माई ड्यूटी एंड जो भी मुझसे कहा गया है आई विल डू एज यू आर सेइंग। ठीक है, आपको इस डेलीगेशन की जो डेफिनेशन है बाय हार्ट लर्न करनी है जैसे ये है एंड ऑल्सो आप ये इसका राइटर का भी नाम याद करोगे एंड दिस डेफिनेशन आप मुझे लिखकर भी और सुनाओगे भी जब भी टेस्ट लूंगी इन इंग्लिश एंड बिल्कुल बाय हार्ट सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट हमने एलिमेंट्स की बात करी थी। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन तीन होते हैं। ओके, तीन एलिमेंट्स होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। लेट्स सी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मैंने आपको काम दिया तो मैं आपको उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ कि प्लीज़ कि आपने ही वो काम करना है। ठीक है, इट मीन्स असाइनिंग द वर्क टू एन इंडिविजुअल certain responsibility to the subordinates for the completion of certain task on his behalf। लेकिन उसको थोड़ी responsibility मिलती है। ये पढ़ते हैं पहले that here it is noted that manager can only assign the responsibility and in case the subordinate fouls कि उसने काम सही नहीं किया the manager will be answerable to his seniors and not the person who has done that work। ठीक है, अथॉरिटी जो है वो मैनेजर के पास रह रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ दी थी उसने। यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स अथॉरिटी, सॉरी फॉर द बैड इन राइटिंग। ठीक है, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या फर्क होता है कि हम जब किसी को काम दे रहे हैं तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे रहे हैं उसको कि तू काम कर दे मेरे बिहाफ पे, बट हम उसको अथॉरिटी नहीं दे रहे। अगर वो बंदा सही काम नहीं करेगा तो वो ही आंसरेबल होगा, जो मैनेजर जो जिसने काम असाइन किया वो आंसरेबल होगा अपने सीनियर्स को कि तुमने सही बंदे को काम क्यों नहीं असाइन किया। ठीक है, इसमें an individual has to apply all his physical and mental ability to get the task completed efficiently। जो बंदा काम करवा रहा है उसको अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी दोनों का यूज करना है ताकि to get the task completed efficiently। नेक्स्ट अथॉरिटी क्या होता है, जैसे कि अभी हमने बात करी। सो टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी हमें अथॉरिटी भी देनी पड़ती है सबऑर्डिनेट को। ठीक है, ताकि वो अपने डिसीजंस खुद ले सके। फॉर एग्जांपल मैंने ना एक आपको प्रोजेक्ट दिया काम करने के लिए। मैंने आपको बोला कि आपने सर्वे करना है किसी चीज़ का। फॉर एग्जांपल सर्वे करना है कि एक प्रोडक्ट है सेल फोन्स अगर हम लगाएं कि कितने लोग हमारे एरिया में कितने लोग वो फ़ोन यूज़ करते हैं। तो मैंने आपको कह दिया कि सर्वे करना है, बट अब सर्वे में क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे आप कितने कितने क्वेश्चंस बनाओगे, तो उसकी अथॉरिटी मैं आपको देती हूँ। आपके पास पावर है टू टेक द डिसीजन। ठीक है, जब मैं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ तो मैं आपको थोड़ी सी अथॉरिटी भी देती हूँ। Hence the manager along with the responsibility also delegates। Delegates means देना authority to enable the subordinate to take decisions independently। इसमें जो अथॉरिटी है वो इक्वल होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के। दिस मीन्स अ सर्टन लेवल ऑफ अथॉरिटी इज डेलीगेटेड। थोड़ी सी अ सर्टन लेवल ऑफ अथॉरिटी यानी पूरी की पूरी अथॉरिटी दे देते हैं हम, विच इज सफिशिएंट टू कंप्लीट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिर्फ उतनी अथॉरिटी देते हैं जितनी रिक्वायर्ड है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने की। ठीक है, so the authority also flows upwards as we go up in the scalar chain। The authority increases। जैसे scalar chain हमें पता था ना क्या होता है। scalar chain हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। ऐसे 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 तो हम जब ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, अगर ये एक सबॉर्डिनेट है, ये उसका सीनियर, ये इसका सीनियर, ये इसका सीनियर, तो ऑब्वियसली सबकी अथॉरिटी बढ़ती जाएगी ना जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे हैं। सो
As we go up in the scalar chain, the authority increases. Next, accountability. Accountability क्या होता है? अब हमने ये भी पहले कर चुके हैं. Accountability means कि हम किसको जाके बताएंगे कि हमने काम कर लिया. ठीक है. Accountability cannot be delegated. इसको हम delegate नहीं कर सकते. Which means in the case of non-completion of task, the manager will only be held responsible for it, but and not the subordinates. ठीक है. मैनेजर ही रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई भी काम ठीक से नहीं होता है या फिर completely नहीं होता है. It also flows upward, that is subordinates will be accountable to the manager and the manager to his superior. ठीक है. अगर हम एक स्केलर चेन में जाएं तो ये बंदा इसको अकाउंटेबल होगा. ठीक है. ये बंदा इसको होगा और ये इसको होगा. ठीक है. तो thus in order, तो ये upward होता है basically. So thus in order to get the task accomplished, the manager delegates some responsibility. ठीक है. ठीक है. Some responsibility, certain authority and no accountability. तो वो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, थोड़ी सी अथॉरिटी देता है, बट अकाउंटेबिलिटी नहीं देता. So the next slide. Importance क्या होती है डेलीगेशन की? I guess so it saves superiors time. It enables the superior to focus on high value. It enhances subordinates' abilities and skills, and it creates a second line of leadership. तो मतलब superior का time save करता है और ये कहता है कि superior जो है ना वो जो अच्छा काम है, ज़्यादा focus वाला काम है, ज़्यादा high value का काम है, उस पर focus कर लेगा. तो छोटा-छोटा काम है वो subordinates कर लेंगे. और इससे क्या होगा? subordinates भी खुश रहेंगे, उनको लगेगा कि हाँ हम पे trust करते हैं and उनकी skills भी बढ़ेंगी. Also then it creates a second line of leadership कि चलो superiors तो leaders हैं ही, subordinates भी एक तरह से अपने leaders बन जाते हैं. उनके अंदर भी काम कर रहे हैं ना लोग. तो for example CEO leader है, उसके अंडर managers आए तो managers जो है वो second line of leadership बन जाते हैं. अगर मैं explain करूँ, CEO हमारा first line of leadership होता है, इसके अंदर जो managers हैं, ठीक है, तो ये second line of leadership बन जाते हैं. Right? Next, different topic, centralization. Centralization क्या होता है? Is said to be a process where the concentration of decision making is in a few hands. यहाँ पे जितने भी important decisions and actions दिए जाते हैं at the lower level, all subjects are at the approval of top management. की for example अगर हम ले लें फिर से, ये हमारा CEO है, चीफ कंपनी एग्जीक्यूटिव, ठीक है, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और ये इनके मैनेजर्स हैं. ठीक है. तो जब भी इन्होंने कोई भी काम करना है, कोई भी पॉलिसी बनानी है, तो इनको पहले सीईओ को पूछना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि सारी जो कॉन्सेंट्रेशन है डिसीजन लेने की वो किसके हाथ में है? सीईओ के हाथ में. ठीक है. So all the important decisions have to be at the approval of top management. Under centralization, the important and key decisions are taken by the top management and other levels are into the implementation as per the directions of top level. Decentralization क्या होता है? Alright, so decentralization क्या होता है? It is a systematic delegation of authority. इसमें centralization से उल्टा है कि हम जितनी भी हमारी पावर है, जो सीईओ की पावर है, वो सब में बांट देता है, सारे सबऑर्डिनेट्स में, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में बांट देता है, डेलीगेट कर देता है. So it is a systematic delegation of authority at all levels of management and in all of the organization. इसमें the authority is retained by the top level management. ठीक है. ये पॉइंट आराम से पढ़ना है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास सारी अथॉरिटी होती है फॉर टेकिंग द मेजर डिसीजंस एंड फॉर फ्रेमिंग द पॉलिसी, और जो रेस्ट ऑफ द अथॉरिटी होती है
काम करने की, कुछ और डिसीजन लेने की, जो छोटे छोटे डिसीजन हैं वो हम डेलीगेट कर देते हैं टू द मिडल लेवल एंड एट द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. देन दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरीथिंग दैट इंक्रीजिंग, यार यहाँ पे इंक्रीजेस होना चाहिए था, एवरीथिंग दैट इंक्रीजेस द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट्स इज डिसेंट्रलाइजेशन. जो भी सबऑर्डिनेट्स का रोल इंक्रीज कर देती है उनको, क्योंकि उनको काम मिल रहा है, इज डिसेंट्रलाइजेशन, एंड दैट डिक्रीजेस द रोल इज सेंट्रलाइजेशन. ठीक है, क्योंकि उनका रोल कम हो गया. सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, सारी जो पावर है वो किसके हाथ में है, सीईओ के हाथ में है, सबसे टॉप लेवल अथॉरिटी के हाथ में है. तो सबऑर्डिनेट्स के हाथ में कुछ नहीं है, उनका रोल बहुत डिक्रीज हो गया, तो उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन. और जहां पे इंक्रीजेस द रोल ऑफ सबऑर्डिनेट उसको कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस क्या होती है डेलीगेशन की. अगर मैं काम दे रही हूँ अपना, ठीक है, मेरा कुछ बहुत मतलब एक प्रोजेक्ट है, उसमें मैं काम दे रही हूँ अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो क्या होगा, डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स. सबऑर्डिनेट्स कहेंगे वाह हमें काम मिल रहा है और हम पे ट्रस्ट करते हैं हमारे जो सुपीरियर्स हैं, तो इसलिए हमें काम दे रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इनिशिएटिव देन बढ़ता है सबऑर्डिनेट्स का. देन डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट इन फॉर द फ्यूचर. कल को जब मुझे प्रमोशंस देनी होंगी अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो बड़ी इजीली सबऑर्डिनेट्स को मैं प्रमोट कर पाऊंगी अब, कि ये सबऑर्डिनेट बेटर है, ये नहीं है, क्योंकि इसने काम अच्छा किया था, इसने नहीं किया. देन क्विक डिसीजन मेकिंग, जल्दी जल्दी काम हो सकता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम जब डेलीगेट कर रही हूँ तो मैं पावर भी देती हूँ ना उसको, थोड़ी सी अथॉरिटी देती हूँ. टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ आता है, कुछ काम तो दे दिया अपना बर्डन. ग्रोथ भी फैसिलिटेट होती है एंड बेटर कंट्रोल, मैं ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा कंट्रोल रख सकती हूँ. नेक्स्ट है डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस होता है. डेलीगेशन का मतलब क्या होता है, देना, असाइन करना. So it is the process of assigning or entrusting responsibility and authority to subordinates. And decentralization क्या होता है, it is the dispersal of authority through all the levels of organization. Delegation में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं और अथॉरिटी भी दे रहे हैं, और यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन में हम सारी की सारी अथॉरिटी दे देते हैं. डेलीगेशन में एन इंडिविजुअल कैन नॉट परफॉर्म ऑल एक्शंस, तो इसीलिए हम डेलीगेशन जरूरी होती है. और डिसेंट्रलाइजेशन में ना ऑप्शनल होता है, टॉप मैनेजमेंट नहीं चाहती डिसेंट्रलाइजेशन करना तो नहीं करेगी, कोई हमें आपत्ति नहीं है, ना करो. पर डेलीगेशन में इंपॉर्टेंट हो जाता है, सारा काम जब हमने खुद ही करना तो हमें सबऑर्डिनेट्स रखने क्यों है ना. तो एसेंशियल है डेलीगेशन करवाना, ताकि, क्योंकि एक बंदा या फिर few people cannot perform all the actions, all the functions, तो हमें कुछ कुछ काम देना पड़ता है. और डेलीगेशन क्यों होता है, ताकि हम मैनेजर्स का वर्कलोड रिड्यूस कर सकें. और डिसेंट्रलाइजेशन होता है ताकि सबऑर्डिनेट्स परफॉर्म करें, ताकि उनमें कॉन्फिडेंस आए कि वो कुछ कर सकते हैं. डेलीगेशन में जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं हैव टू एक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी गिवन बाय द सुपीरियर. यहाँ पे ना ऐसा नहीं होता कि सारा हर डिसीजन खुद ले सकते हैं, यहाँ पे हम बहुत थोड़ी अथॉरिटी देते हैं, तो हमें सुपीरियर्स के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है सबऑर्डिनेट्स को. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, उनको सारी फ्रीडम दे रखी है कि आप डिसीजन मेकिंग खुद कर सकते हो. ठीक है, ओके. सो बिफोर आई एंड दिस क्लास, कमिंग बैक टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, जहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस नहीं होते हैं. तो मैं जैसा आपको क्विकली ये बताना चाहती हूँ कि एडवांटेजेस क्या होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के. ये मैं आपको लिखकर इसलिए नहीं दे रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट यू टू सी द होल वीडियो एंड राइट इट ऑन योर ओन इन योर नोटबुक्स, एंड देन हम ऑनलाइन क्लास के थ्रू उसको डिस्कस करेंगे और भी अच्छे से. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, नो एम्बिग्विटी, कोई कंफ्यूजन नहीं होती है, सब अपना अपना काम करेंगे. नो डुप्लीकेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, accomplishment of goals. You will all write these points and then we will discuss it.
but before discussing I want your notes to be complete. आप जब ये पॉइंट लिखोगे, फॉर एग्जाम्पल आप लिख रहे हो यूनिटी ऑफ कमांड, तो आप उसको डिस्क्राइब करोगे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में यूनिटी ऑफ कमांड कैसे फॉलो होती है, ठीक है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं तो डिले हो जाता है काम, देयर इज नो रिकग्निशन टू टैलेंट, और बड़ा डिफिकल्ट होता है ह्यूमन रिलेशनशिप को जज करना। देन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस क्या होते हैं, जहाँ पे हम बड़ा कूलली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं अपनी, और सोशल इंटरेक्शन करते हैं। वहाँ पे बहुत फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जल्दी से फीडबैक मिलता है, सोशल नीड्स हमारी पूरी होती हैं, क्योंकि सोशल एक अर्ज होती है हमें बात करने की लोगों से, तो वो पूरी हो जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, जितनी इंफॉर्मेशन तेजी से भागती है उतनी जल्दी र्यूमर्स भी फैलते हैं, र्यूमर्स। देन कभी कभी क्या होता है कि जो ग्रुप, फॉर एग्जांपल आपका एक ग्रुप बन जाता है ना फ्रेंड्स का, कभी कभी वो जो ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म से मैच नहीं करते, तो उन केसेस में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट नहीं होते हैं। सो हियर आई एंड माय वीडियो। द लास्ट थिंग दैट आई हैव टोल्ड यू, फॉर्मल और इनफॉर्मल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, उसको प्लीज क्लियरली सुनना। I have not written it because I want you to listen it very properly and write it on your own. We will discuss it again though, and this is the end of your chapter organizing. Thank you, and I hope you will understand it better now, and we will have a test as soon as possible. Thank you so much.